सभी बच्चों को हरिओम। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड विषय विज्ञान में कक्षा 8वीं से अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत क्रियाकलाप 3 कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन और इसके अलावा और भी अन्य क्रियाकलापों के बारे में समझेंगे। तो आइए हम आज क्रियाकलाप 3 कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, इसके लिए आपको कौन कौन सी आवश्यक सामग्री चाहिए उसको मैं बताती हूँ। आपको एक कांच का गुटका चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है ये है कांच का गुटका। एक समतल दर्पण की पट्टी, ये समतल दर्पण की पट्टी है। काला कागज, एक सफ़ेद कागज, ब्लेड या कैंची, स्केल, प्रकार और रबर बैंड, इतने सामग्रियों की ज़रूरत है। तो काला कागज यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। काला कागज जो है वह समतल दर्पण की जो पट्टी हमने ली हुई है, उस समतल दर्पण की पट्टी को काले कागज से लपेटा गया है। ये जो हमारा समतल दर्पण है इस प्रकार रहता है। समतल दर्पण मैंने पहले भी बताया है आपको। इस समतल दर्पण को काले कागज से पूरा कवर कर दिया गया है, ठीक है। और एक झिरी बनाई गई है। झिरी का मतलब है उसमें एक काट इस प्रकार बीच में ब्लेड की सहायता से उसको कट किया गया है, ठीक है। एक झिरी बना दी गई है। तो करना क्या है, एक मेज या फिर कोई समतल फर्श हो, वहाँ पर सफ़ेद कागज़, ये जो आपको बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है पूरी, ये सफ़ेद कागज़ या समतल फर्श को शो कर रहा है और उसके ऊपर ये सफ़ेद कागज़ रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी समतल जगह मतलब बिल्कुल सपाट होना चाहिए। उबड़ खाबड़ या ऊपर नीचे ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप टेबल पर रख लीजिए या फर्श पर रख लीजिए, परंतु वो बराबर होनी चाहिए। उस पर आप सफ़ेद कागज़ को इस तरह से जमाएं कि समतल दर्पण को धूप में रखने पर झिरी से परावर्तित होने वाली किरण कागज़ पर पड़े, है ना। इस प्रकार रखना है हमको कागज़ को कि जो समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण को जब आप धूप में रखते हैं तो जो हमने झिरी बनाई, क्योंकि वो काले कागज़ से क्या है, कवर है पूरा समतल दर्पण, तो जो झिरी बनाई है आपने, जो कट लगाया है आपने, वहाँ पर से ही प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। बाकी जगह से तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि समतल दर्पण जो है वो क्या है, पूरा कवर है। तो समतल दर्पण को जब धूप में रखते हैं तो जो हमने झिरी बनाई हुई है ना, वहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। और परावर्तित होकर वो किस पर पड़ेगी, इस कागज़ पर पड़ेगी, सफ़ेद कागज़ पर पड़ती है। सफ़ेद कागज़ पर छाया करने से प्रकाश की किरण और भी स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। अब क्या करना है आपको, सफ़ेद कागज़ पर कांच का गुटका, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सफ़ेद कागज़ लिया हुआ था और समतल दर्पण की जो झिरी थी उसको हमने इस प्रकार व्यवस्थित किया था कि प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर उस कागज़ पर पड़े, ठीक है। अब हमको सफ़ेद कागज़ पर एक कांच का गुटका इस प्रकार रखना है कि प्रकाश की किरण उसकी लंबी सतह पर आपतित हो। प्रकाश की किरण उसकी लंबी सतह पर आपतित हो। कांच के गुटके की आकृति पेंसिल से कागज़ पर बनाना है। ये देखिए, ये जो कांच का गुटका है, ये कागज़ के ऊपर इसको ड्रॉ कर लिया गया, यानी कांच के गुटके को रखा गया है। कांच के गुटके को रखा गया और ये उसकी बाउंड्री लाइन बनाई गई है, ठीक है। और फिर उसको पूरी बाउंड्री लाइन यानी सीमा रेखा खींच ली गई है उसकी, ठीक है। तो आपको बताया कि सफ़ेद कागज़ पर कांच का गुटका इस प्रकार रखना है कि प्रकाश की किरण उसकी लंबी सतह पर आपतित हो। कांच के गुटके की आकृति को हमने पेंसिल से कागज़ पर बना लिया, वह प्रकाश किरण के आपतन बिंदु पर निशान भी लगा लिया। चित्र आपको 9.3 के समान आपतित किरण को ए बी व आपतन बिंदु को ओ नामांकित किया गया है। कांच के गुटके की सतह से ओ पर लंब रेखा M1 और M2 भी खींच लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन इस चित्र में बताया जा रहा है। यहाँ पर ये जो अभिलंब खींचा गया, ये M1 और M2,
आपको मैं पहले थ्योरी में बता देती हूँ, फिर आपको चित्र के द्वारा समझा दूंगी। तो कांच के गुटके की आकृति पेंसिल से खींच ली गई। प्रकाश किरण के आपतन बिंदु पर निशान भी लगा लिया गया। आपतित किरण को ए बी और आपतन बिंदु को ओ से नामांकित किया गया है। आपतित किरण को ए बी पहले भी आपको बताया जा चुका है, ये आपतित किरण होगी। ये देखिए तीर का निशान आपको दिख रहा है, ये ए बी दिख रहा है ना, आपतित किरण। और आपतन बिंदु ये है ओ, ठीक। तो तीर का निशान अंदर, आपतन यानी प्रकाश की किरण उस पर पड़ रही है, आपतित हो रही है, आ रही है, ठीक है। तो ए बी प्रकाश की किरण जो आपतित किरण है उसको ए बी से और आपतन बिंदु को ओ से यहाँ पर दिखाया गया है। और ओ पर अभिलंब है M1 और M2। अभिलंब यानी लंबवत बिल्कुल उस बिंदु से 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बनाते हुए 90 अंश के कोण पर हमने उसको बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधा ओ बिंदु पर हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा, M1 और M2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कांच के गुटके को वापस उसके स्थान पर रखकर समतल दर्पण की सहायता से प्रकाश किरण ए बी रेखा की दिशा से आपतन बिंदु ओ पर डालना है। हमने क्या किया था, सीमा रेखा खींचने के बाद में उस कांच के गुटके को हटा दिया था और व्यवस्था जैसे आपको दिखाया अभी चित्र में उस प्रकार किया। परंतु हमको अब कांच के गुटके को वापस उसकी जगह पर रखना है। समतल दर्पण की सहायता से प्रकाश किरण ए बी रेखा की दिशा से आपतन बिंदु ओ पर डालना है। यानी वो जो समतल दर्पण है जिसको हमने कवर अप किया है काले पेपर से, उसकी सहायता से प्रकाश किरण ए बी, जिसको मैंने अभी आपतित किरण करके बताया था, उस रेखा की दिशा से हमको आपतन बिंदु ओ पर हमको वो किरण डालना है। समतल दर्पण को उचित स्थिति में रखने पर आप पाएंगे कि प्रकाश किरण ए बी आपतन बिंदु ओ से कांच में प्रवेश कर सीधी रेखा में बिंदु पी तक पहुंचती है और फिर वहां से सीधी किरण की दिशा में वापस हवा में निकल जाती है। ये देखिए, ये हुआ आपका समतल दर्पण से आपने प्रकाश किरण ए बी को ओ बिंदु पर आपतित किया और वह सीधी रेखा से, ये देखिए सीधी रेखा से, ये पी बिंदु दिख रहा है आपको, ये पी बिंदु से होते हुए वह हवा में सीधी में वापस हो जा रही है। क्लियर हुआ? हवा में निकल जा रही है, सीधी किरण की दिशा में वापस वो निकल जा रही है, ठीक है। तो ए बी किरण को स्थिर रखते हुए अपने साथी की मदद लेकर निर्गमन बिंदु P व निर्गमन किरण पर C व D बिंदु पर निशान लगा लीजिए। अब गुटका हटाकर बिंदु O व बिंदु P को तथा बिंदु P व बिंदु C को सरल रेखाओं में जोड़ दीजिए। साथ ही बिंदु P पर लंब N1 N2 भी खींच लीजिए। आपके प्रयोग का चित्र दिए गए चित्र जैसा ही बन जाएगा। जैसे आपने ये प्रयोग करेंगे तो आपका जो प्रयोग है उसका भी डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। एक बार मैं आपको चित्र से और समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिया है, जो समतल दर्पण लिया हुआ है उसको आप काले पेपर से कवर कर देंगे, ठीक है, काले कागज से कवर कर देंगे और उसके बीचों बीच एक कट का निशान दे देंगे ब्लेड की सहायता से, जो कि एक झिरी का काम करेगा। झिरी अर्थात वहाँ से प्रकाश की किरणें अंदर बाहर आने का कार्य होगा वहाँ से, ठीक है। अब हम इस प्रकार समतल दर्पण की स्थिति को कागज पर व्यवस्थित करते हैं, सफ़ेद कागज पर, कि समतल दर्पण को धूप में रखने पर उस झिरी से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के कहाँ पड़े, कागज पर पड़े, सफ़ेद कागज पर पड़े, ठीक है। अब हम आगे की व्यवस्था करेंगे। आगे की व्यवस्था के लिए क्या कहा था, आपको कांच का आयताकार गुटका लेना है और उसकी सीमा रेखा खींच लेना है। ये आपको सीमा रेखा दिखाई दे रही है ना, तो ये सीमा रेखा आपको खींच लेना है। ये कांच का आयताकार गुटका लिया, सफ़ेद कागज के ऊपर रखा हमने और उसकी सीमा रेखा खींच लिए, ठीक है। उसके बाद आपको उस कांच के गुटके को वहाँ से हटा देना है और आपको आपतित किरण ए बी और आपतन बिंदु ओ, एक आपतित किरण आपको खींचना है, आपतन बिंदु ओ जहाँ पर ये कांच के गुटके की सीमा रेखा को टच कर रहा है ना, वहाँ पर वो ओ बिंदु होगा और ओ से हम एक अभिलंब खींचेंगे जो M1 और M2 हम उसको नाम देंगे, नामांकित करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कांच के आयताकार गुटके को उसकी जगह पर व्यवस्थित रख देंगे और समतल दर्पण से आपतित किरण ए बी
हम उस कांच की तरफ डालेंगे। हम क्या देखते हैं कि वह AB किरण जो है सीधी रेखा में कांच में प्रवेश कर रही है और बिंदु P पर होते हुए वह हवा में CD बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार बिंदु P से इसके बाद हमने क्या किया, कांच के गुटके को हटा देंगे और हम सभी बिंदुओं का मिलान करेंगे। O से P को मिलाएंगे, P से C और D को मिलाएंगे और P पर ही जिस प्रकार हमने O पर M1 और M2 अभिलंब खींचा है उसी प्रकार P पर हमने N1 और N2 अभिलंब खींचेंगे। इस प्रकार हमारे प्रयोग से भी हमको इस प्रकार का चित्र प्राप्त होगा। हम जो प्रयोग कर रहे हैं हमको इस चित्र के समान ही चित्र हमारे प्रयोग से बन जाएगा। तो यह चित्र हमें यह बता रहा है कि आपतित किरण AB आपतन बिंदु O पर हवा से कांच में प्रवेश करने पर लंब M1 और M2 की ओर झुक जा रहा है और OP रेखा की दिशा में अपवर्तित किरण के रूप में आगे बढ़ती है। इस किरण OP का बिंदु P पर कांच से हवा में प्रवेश करने पर पुनः अपवर्तन होता है और अब वह किरण CD की दिशा में कांच से निर्गमन करता है। यानी जब AB से है तो वो आगमन हो रहा है और CD की तरफ क्या हो रहा है, निर्गमन हो रहा है, बाहर निकल रहा है। दूसरी बार बिंदु P पर अपवर्तन के समय किरण OP अपवर्तित किरण बन जाती है और निर्गमित किरण CD अपवर्तित किरण बन जाती है जो लंब N1 N2 से दूर हट जाती है। अतः इस प्रयोग से हमने प्रकाश किरण का हवा से कांच में जाने पर वह कांच से फिर कहाँ निकल रहा है, हवा में निकल रहा है। पहले हवा से कहाँ आया, कांच के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद कांच से वह P से होते हुए कहाँ निकल गया, CD में। तो CD कहाँ है, हवा में है, तो फिर से वह हवा में चला गया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है। इस परिस्थिति में हवा कांच की तुलना में एक विरल व कांच हवा की तुलना में एक सघन प्रकाशीय माध्यम है। हवा कांच की तुलना में विरल माध्यम होगा और कांच जो है वो हवा की तुलना में सघन प्रकाशीय माध्यम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभिलंब की ओर झुकना और अभिलंब से दूर हटना बोल रहे हैं ना। देखिए, जब आपने आपतित करवाया था, किरण जो आपतित हो रही है ये आपतित किरण है। ठीक है, और ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुकती है और जब निर्गमित होता है तो वो अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है, अभिलंब से दूर हटता है। तो अपने प्रयोग का चित्र कर अवलोकन बताइए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम, या विरल माध्यम क्या है, हवा, सघन माध्यम क्या है, कांच। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण किस ओर मुड़ती या विचलित होती है, लंब रेखा की ओर या लंब रेखा से परे। दो हो रहा ना आपका, पहले बार विरल माध्यम में था, प्रकाश की किरण कहाँ प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है, अर्थात सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। उस समय पर जो अपवर्तन के कारण, उस समय पर अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन के कारण किस ओर मुड़ रही है या विचलित हो रही है, लंब रेखा की ओर होती है कि लंब रेखा से परे यानी दूर। तो हम क्या देखते हैं, लंब रेखा की ओर होती है। ठीक है, दूसरी बार जब वो कांच से कहाँ जा रहा है, हवा में बाहर निकल रहा है, निर्गमन जब हो रहा है ना, तो उस समय पर भी अपवर्तन के कारण वो किस ओर विचलित होगी, लंब रेखा की ओर, लंब रेखा से परे। तो यहाँ पर क्या होता है, लंब रेखा से परे होता है। ठीक है, जब कांच से वो हवा में जाता है। तो आपतित किरण AB व लंब रेखा M1 M2 के बीच कोण क्या बन रहा है, AOM1 को आपतन कोण बोलेंगे। इसे कोण I के संकेत से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार अपवर्तित किरण OP के लंब M1 और M2 के साथ बनने वाले कोण M2 OP को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण R से दर्शाया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, आपतन कोण इसे कोण I और अपवर्तन कोण कोण R। तो ये समझ सकते हैं कि चूंकि दोनों लंब रेखा M1 और M2 और N1 और N2 क्या है, समानांतर है, अतः कोण M2 OP और N1 OP बराबर होंगे। प्रयोग में, चित्र में भी इन दोनों कोणों को नापकर आप अपनी पुष्टि कर सकते हैं। तो बिंदु P पर दूसरी बार अपवर्तन के समय
कोण N1। अब हम N1 में चले जाएंगे, N वाली जगह पर चले जाएंगे। पहले हमने ऊपर M वाली जगह पर किया था। N1 PO आपतन कोण होगा और कोण R के बराबर होगा। निर्गमित किरण PCD का बिंदु P पर लंब के साथ कोण N2PD निर्गमन कोण कहलाता है, जिसे कोण E के संकेत से दर्शाया जाता है। यह कोण दूसरी बार के अपवर्तन का अपवर्तन कोण भी है। अपने चांदे की सहायता से आप कोण I, R और E नापकर अपनी कॉपी में नोट करें और देखिए कि जो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 है उसकी पुष्टि होती है या नहीं। तो इस क्रियाकलाप का कोण I का मान बदलकर कई नई आपतित किरण के साथ दोहरा सकते हैं और अब भी वही निष्कर्ष निकलता है कि नहीं देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें आई हैं, आप देख लीजिए। कोण क्या बोलते हैं, कोण I, कोण R और कोण E। ठीक है ना। कोण I क्या है आपका, आपतन कोण। कोण I है आपतन कोण, कोण R है अपवर्तन कोण और फिर कोण E है निर्गमन कोण। ठीक है, पुनः एक बार आपको कोण के लिए मैं चित्र में दिखा रही हूँ। ये देखेंगे, ये यहाँ पर एक कोण यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दूसरा कोण है और एक यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वाला जो है वो है आपका कोण I। ठीक है, और ये आपका कोण R और ये है आपका कोण E। तो यहाँ पर ये है आपका आपतन कोण। ठीक, फिर ये आपका अपवर्तन कोण और ये हो गया आपका निर्गमन कोण। जैसी स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है ठीक वैसी स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई देगी, परंतु यहाँ पर लंब जो है वो किस ओर होता है, लंब जो क्या बोलना चाहिए, आपतित किरण है वो लंब की ओर झुकती है, जबकि इसमें लंब से दूर हटती है। इस प्रकार हमने क्रियाकलाप 3 में यह जाना कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें जब जाती हैं तो वो किस ओर मुड़ती या विचलित होती हैं। इसी प्रकार क्रियाकलाप 4 भी है यहाँ पर। तो जिस प्रकार क्रियाकलाप 3 में ऐसी आपतित किरण के साथ दोहराएंगे जो कि लंब M1 O M2 की दिशा में हो, तो क्या इस परिस्थिति में भी अपवर्तन के बाद आपतित किरण अपनी दिशा से विचलित हुई। क्रियाकलाप 3 व 4 के आधार पर अब आप अपवर्तन की परिभाषा अपने शब्दों में बना भी सकते हैं। अपने साथियों की सलाह लेकर व शिक्षक की मदद से अपवर्तन की परिभाषा अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं, है ना। क्रियाकलाप 4 में क्या करना है, आप क्रियाकलाप 3 को ऐसी आपतित किरण के साथ दोहराइए जो लंब M1 O और M2 की दिशा में हो। यानी हमको दूसरी बार वही प्रयोग करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, आपतित किरण के साथ लंब जो है वो M1 O और M2 की दिशा में हो। तो क्या इस परिस्थिति में भी अपवर्तन के बाद आपतित किरण अपनी दिशा में विचलित होगी। तो क्रियाकलाप 3 और 4 के आधार पर ही आप अपने अपवर्तन की परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपतित प्रकाश किरण कितनी विचलित होगी और किस ओर होगी, इसका अनुमान हम अपवर्तनांक से लगाते हैं। अपवर्तनांक 2 भाग इसमें दिख रहे हैं आपको, एक अपवर्तन और एक अंक, है ना। 2 भागों से मिलकर बना है ना अपवर्तनांक। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो क्या बन रहा है, अपवर्तन धन अंक। तो क्या कह रहे हैं कि जब एक माध्यम से वो किस में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में। हमारे पास 2 माध्यम थे यहाँ पर भी जो हमने प्रयोग किया था। इसमें एक हवा था और एक क्या था, कांच था। हवा जो है वो विरल माध्यम था और कांच जो है वो सघन माध्यम था। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाने पर जो आपतित प्रकाश किरण है वो कितनी विचलित होगी और किस ओर होगी, इसी का अनुमान जो है वह हम अपवर्तनांक से लगाते हैं। अर्थात अपवर्तनांक माध्यम के प्रकाशीय घनत्व को व्यक्त करने वाली एक संख्या, अंक बोले है ना, तो अंक है तो क्या हो जाएगा, संख्या। तो क्या है अपवर्तनांक, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व को व्यक्त करने वाली एक संख्या है। तो इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा आपका, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का निर्वात या फिर हवा में चाल भागित प्रकाश का उस माध्यम में चाल। तो यहाँ पर अगले क्रियाकलाप में आपको अपवर्तनांक का मान ज्ञात करने का एक तरीका दिया गया है कि किस प्रकार हम अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बारे में मैं आप लोग को अगले वीडियो लेसन में अपूर्णांक का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में विस्तार से आपको समझाऊंगी। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।